हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग ऑफ योर कंपटीशन एग्जाम। इस टॉपिक का नाम है टी टेस्ट, ट्रिपल टी टेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं, थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट। इसको क्या बोला जाता है सर? ट्रिपल टी टेस्ट बोलते हैं, थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट। हालांकि ये जो थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट है ये आजकल लेबोरेटरी में कम यूज किया जाता है या न के बराबर यूज किया जाता है, क्योंकि इसके यूज न करने के बिहाइंड रीजन हो गए कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई और भी तरह तरह के मशीन आ गए, टेक्निक्स आ गए। तो अब हम लोग उन सब चीज़ों को मिला करके इस टेस्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए और इससे बेटर हम लोग एस्टिमेशन उससे कर भी पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस टेस्ट को एलिमिनेट कर दिया। बट कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने समझा कि इसको आपको पढ़ाना है जरूरी, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पहले की टेक्निक थी, अब उसे एलिमिनेट कर दिया गया, फिर भी अभी वो चल रहा है, आस्किंग में है। तो भले हम लोग प्रोसीजर में नहीं यूज करें लेकिन उसको पढ़ना तो है, ठीक है। ये जो थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट होता है सर, इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द, या इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द अल्बुमिन, जिसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी इसको बोलते हैं, फिर डिटेक्शन ऑफ द अल्बुमिन। इसको किस लिए यूज किया जाता है? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है अल्बुमिन। अल्बुमिन के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, सॉरी अल्बुमिन नहीं, ग्लोबुलिन, इट्स माय अपोलॉजिस। किसके लिए यूज करते हैं सर? ग्लोबुलिन के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज होता है? ग्लोबुलिन के लिए। हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होता है, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी प्रोटीन है। मेजर एक्सट्रैक्ट में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो ये जो थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट है, इसको हम लोग ग्लोबुलिन की को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। नॉन स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्पेसिफिकली एक ग्लोबुलिन के लिए तो यूज करते हैं, बट कभी कभी अनदर भी एक्सट्रैक्ट अगर सीरम में प्रेजेंट हो तो उनके साथ भी जो है रिएक्शन करके और हमें पॉजिटिव शो कर देता है, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। अब रेयरली यूज है लेकिन पहले बहुत ज्यादा यूज होता था ये टेस्ट। थोड़ा सा मैं बात जब यहां पर लाया हूं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन होते हैं जिसमें एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, तो थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो ग्लोबुलिन की को डिटेक्शन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा ग्लोबुलिन के बारे में जान लीजिए। एक्चुअल में हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन दो टाइप का होता है। एक होता है बॉडी प्रोटीन और एक होता है डाइटरी प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक होता है बॉडी प्रोटीन, एक को बोलते हैं बॉडी प्रोटीन एंड दूसरे को बोलते हैं डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन। तो बॉडी प्रोटीन जो होगा इट सिंथेसाइज इटसेल्फ बाय योर बॉडी। बॉडी प्रोटीन वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसिस होगा, और डाइटरी प्रोटीन वो प्रोटीन होगा जिसको आप डाइट के थ्रू इंटेक करेंगे, खाएंगे। डाइटरी प्रोटीन में मेनली जो है प्रोटीन हमें मिलता है वो जो सीड्स होते हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलती है। जैसे कि जब यदि आप बीन्स की सब्जी खाएंगे या सोयाबीन्स आप खाएंगे तो इन सब में जो है ह्यूज अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो डाइटरी प्रोटीन हमें बीन्स वाले सब्जी से मिलते हैं, सीड्स वाले सब्जी से मिलते हैं। सीड्स से ही मेनली अनाज से मिलता है, सीरियल से नहीं। दाल में उतना प्रोटीन नहीं होता, होता है सीरियल्स में भी होते हैं, अनाज में भी होते हैं। पल्स जो दाल हम लोग खाते हैं उनमें भी प्रोटीन होता है। ह्यूज अमाउंट की अगर आपको लेना है प्रोटीन दाल से तो आप बीन्स वाले दाल खाइए, उसमें ज्यादा होगा। कुछ बॉडी बनाने वाले लोग खाते हैं ना सोयाबीन्स भिंगा के रोज सुबह में, लेकिन ह्यूज अमाउंट में नहीं, एक नॉर्मल अमाउंट में ही लेना चाहिए। दूसरा पार्ट होता है बॉडी प्रोटीन जो आपकी बॉडी में इटसेल्फ सिंथेसाइज होता है। कौन सा होता है, कैसे होता है, थोड़ी सी भी आप समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आज आपको बात क्या कर रहा हूं? ग्लोबुलिन की, क्योंकि थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्लोबुलिन। एक अल्बुमिन हो गया, एक ग्लोबुलिन हो गया।
दोनों को मिला के टोटल प्रोटीन हो जाता है, एक फाइब्रिनोजन होता है। बट हम लोग आज ग्लोबुलिन की बात करेंगे। एक्चुअल में ग्लोबुलिन जो है, यदि आपकी बॉडी में लीवर में वायरल हेपेटाइटिस हो गया हो, लीवर में कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी आ गई है, तो उस कंडीशन में ग्लोबुलिन जो है ह्यूज अमाउंट में आपके सीरम में बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। एक तो वायरल हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, तब भी 80 से 90% वही चांस है। ग्लोबुलिन दूसरा एक्सटेट अमाउंट में बढ़ता है जब आपकी बॉडी में जॉन्डिस क्रिएट हुआ। जॉन्डिस ऐसा नहीं कि जॉन्डिस 3 प्रकार के मैंने पढ़ा है आपको, तो बताया है कि हेपेटिक, प्री हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक होता है। तो ऐसा नहीं कि केवल हेपेटिक जॉन्डिस हो तभी, प्री या पोस्ट भी होगा, उस कंडीशन में भी ग्लोबुलिन का अमाउंट बढ़ेगा आपकी बॉडी में। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्लोबुलिन को यदि आप वाटर सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे देखेंगे तो ग्लोबुलिन दो टाइप का होता है। एक होता है स्यूडो ग्लोबुलिन और एक होता है इयोग्लोबुलिन। कितने टाइप्स के होते हैं? दोज आर आल्सो टू टाइप्स, इयोग्लोबुलिन एंड सेकंड वन होता है स्यूडोग्लोबुलिन। स्यूडोग्लोबुलिन। अब जो इयोग्लोबुलिन है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और ये जो स्यूडोग्लोबुलिन होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। दोनों में डिफरेंस यही होता है क्योंकि इनको हम लोग वाटर सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर डिफाइड कर रहे हैं। तो इयोग्लोबुलिन का मतलब होता है वाटर इनसॉल्युबल और स्यूडोग्लोबुलिन का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल। देखिए अभी मैं आपके टॉपिक पे आ रहा हूं, थोड़ा सा बस इसको समझा रहा हूं। इयोग्लोबुलिन होगा जो वाटर में सॉल्युबल होगा ही नहीं, बॉडी में तो रहेगा, लेकिन बॉडी में वाटर कौन सा है? जो फ्लूइड पार्ट है। अगर हम लोग सीरम ब्लड से ही सब कुछ एग्जामिन करते हैं मोस्ट ऑफ, तो सीरम या प्लाज्मा वाला पार्ट वाटर हो जाएगा, यानी ये वाला आपके सीरम या प्लाज्मा में मिक्स नहीं होगा। बट ए स्यूडोग्लोबुलिन जो है इट इज वाटर सोल्यूबल, इट विल मिक्स विद योर प्लाज्मा एंड सीरम। यानी प्लाज्मा और सीरम में यदि आप ग्लोबुलिन डिटेक्ट करेंगे तो स्यूडोग्लोबुलिन ही होगी। ये तो वाटर सोल्युबिलिटी के बिहाफ पे देखा। यदि अमीनो एसिड की जो चैन प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे यदि आप ग्लोबुलिन को देखेंगे तो ग्लोबुलिन उसके बिहाफ पे 3 टाइप में होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है सर? अल्फा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है, एज वेल एज गामा ग्लोबुलिन होता है। अब अगेन जो ग्लोबुलिन है वो 3 टाइप का हो गया। अब हमारी बॉडी में मोस्टली अगर ग्लोबुलिन के हम लोग फंक्शन की अगर बात करें, ऐसे तो फंक्शन लॉट ऑफ होते हैं, बट अगर मेजर फंक्शन की बात किया जाए तो ग्लोबुलिन का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब ये समझ में नहीं होगा? नहीं, समझिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जैसे आपने कोई चीज खाया, ब्लड में मिक्स हुआ, तो ब्लड में मिक्स होके एक साइड से दूसरे साइड तक, बॉडी तो इतनी बड़ी है ना, एक साइड से दूसरे साइड तक जाना होता है किसी भी चीज को, तो वो किसके थ्रू जाता है? ग्लोबुलिन से बाइंड करके जाता है। जैसे आपकी बॉडी में अगर कहीं प्री हेपेटिक जॉन्डिस हुआ तो उस कंडीशन में बिलिरुबिन का फॉर्मेशन हुआ होगा स्प्लीन में, लीवर में भी थोड़ा बहुत, माइक्रोफेज वाले पार्ट में। तो स्प्लीन से होकर के उस बिलिरुबिन को ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए फिर से लीवर में जाना होगा, तभी वो बाहर एक्सक्रीट आउट होगा, वही एक प्रोसेस है। तो स्प्लीन से कैसे जाएगा? वो वही ग्लोबुलिन उसको बाइंड करके ले जाएगा, क्योंकि ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्टर है। आपकी बॉडी में कोई भी इसेंशियल हार्मोन बन रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना है, हर एक चीज के मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है तो उसमें ग्लोबुलिन का रोल होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्लोबुलिन जो है एक ट्रांसपोर्टर है। जैसे हम लोग कोई सपोज दैट कंपनी खोल रखे हैं, किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे उस मैन्युफैक्चरिंग हब से लेकर के ट्रांसपोर्ट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट तो करवाना हर एक जगह पे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसपोर्ट हम लोग रखते हैं, ट्रक को रखेंगे, ट्रक से हम लोग भिजवाते हैं, तो ये वही ट्रक है, ट्रांसपोर्टर ट्रक। क्योंकि ग्लोबुलिन 3 टाइप का है, तो इसमें से जो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन है बोथ आर द ट्रांसपोर्टर। ये क्या है सर? ट्रांसपोर्टर है। ऑल राइट, ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। बट जो ये जो थर्ड वन पार्ट है ये ट्रांसपोर्टर नहीं है, गामा ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्टर नहीं है।
दिस गामा ग्लोबुलिन विल हेल्प्स यू इन द इम्यूनिटी। ये किस चीज में हेल्प करेगा? इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। अब ये कैसे हेल्प करेगा इम्यूनिटी में? क्योंकि आपके शरीर में कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आता है, ध्यान से सुनिए, यदि आपके शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसके अगेंस्ट सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो जब ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। बैक्टीरिया आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा, वायरस आएगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा, फंगस आएगा उसके अगेंस्ट बनेगा, पैरासाइट आएगा, सभी पार्टिकल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा। इवन कोई डस्ट पार्टिकल भी आया होगा उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनेगा, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम आपको कहता है को नहीं रहना चाहिए, तो एंटीबॉडी है तो उसको बाहर भेजेगा। और एंटीबॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, ग्लोबुलिन्स मतलब प्रोटीन, इम्यूनिटी वाले प्रोटीन, उनको बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी कि इनको बोलते हैं एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनिटी वाले ग्लोबुलिन्स, तो ये जो इम्यूनिटी वाला ग्लोबुलिन्स है ना सर जी, तो ये इम्यूनिटी वाला ग्लोबुलिन्स जो है ये यही है, गामा ग्लोबुलिन्स है, ये ट्रांसपोर्टर ग्लोबुलिन नहीं है। तो अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया आंसर कंपटीशन के लिए। जो भी एंटीबॉडीज होते हैं हमारे बॉडी में, दोज ऑल आर द प्रोटीन इन नेचर, या कह सकते हो दोज ऑल आर द ग्लोबुलिन इन नेचर। कभी ऐसा पूछ सकता है कि एंटीबॉडी किस नेचर का होता है, तो आप लिखना, टिक करना कि ग्लोबुलिन नेचर का होता है। और ग्लोबुलिन में भी किस नेचर का होता है? दोज ऑल आर द गामा ग्लोबुलिन। सभी के सभी इम्यूनोग्लोबुलिन, सभी के सभी पांचों एंटीबॉडी जो आपके बॉडी में बनते हैं नेचुरली, कौन कौन से? IgG, IgA, IgD, IgM एंड IgE, 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। शॉर्ट में याद रखना गामडे, मैं हमेशा कहता हूं, क्या याद रखना? गामडे। G से IgG, G से IgG, A से IgA, M से IgM, D से IgD एंड E से IgE। इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन D एंड इम्यूनोग्लोबुलिन E। ये G, A, M, D ये सब क्या है? ये हैवी चेन्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, पढ़ाया हूं हैवी चेन्स एंड लाइट चेन दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी के लेक्चर में, इम्यूनोलॉजी में। तो ये पांचों के पांचों जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसी भी इंफेक्शन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होंगे, दोज ऑल आर नेचर इन द ग्लोबुलिन्स एंड दोज ऑल आर द नेचर इन द गामा ग्लोबुलिन। इसीलिए कहा गया कि गामा ग्लोबुलिन जो होगा वो आपकी इम्यूनिटी है का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट का पार्ट नहीं है। अब मैंने फर्स्ट में बोला था कि प्रोटीन आपके बॉडी में 2 प्रकार के होते हैं, एक बॉडी प्रोटीन, एक डाइटरी प्रोटीन। तो जो डाइटरी प्रोटीन लोगे ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा। और मैंने बोला कि बॉडी में सिंथेसाइज होता है प्रोटीन। इन्फेक्शन हुआ तो जब इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको कि आप सोयाबीन खा लीजिए ताकि प्रोटीन बढ़ जाए, नहीं बोलता है ना। वो बॉडी अपने आप गामा ग्लोबुलिन को बनाने लगता है। कैसे? इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। इतनी सी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब मैंने कहा कि यदि आपकी बॉडी में सपोज दैट लीवर में वायरल हेपेटाइटिस हो गया, क्या हो गया? वायरल हेपेटाइटिस हो गया, ठीक। यदि आपको वायरल हेपेटाइटिस हुआ दैट मींस व्हाट? कि लीवर में जो है वो इन्फेक्शन हुआ है। किसका इन्फेक्शन हुआ है? हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। हेपेटाइटिस वायरस में से कोई भी हेपेटाइटिस हो सकता है, या तो हेपेटाइटिस, अभी पढ़ाया हूं आपको रिसेंटली, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, या जी हो सकता है। हेपेटाइटिस एफ नहीं होता। ये 6 में कोई भी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो यदि आपके लीवर में वायरल हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपके लीवर में जो इम्यून सेल्स होंगे, जो माइक्रोफेजेस होंगे, वो इस वायरस के अगेंस्ट क्या करेगा? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस एज वेल एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस दोनों प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा और इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगेगा। तो जब एंटीबॉडी बनने लगेगा तो इसका मतलब गामा ग्लोबुलिन इंक्रीज होने लगेगा आपकी बॉडी में।
तो यानी कि सीरम में गामा ग्लोबुलिन का मात्रा बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में रहेगा। तो वायरल हेपेटाइटिस हो गया तो उस कंडीशन में थाइमल टर्बिडिटी टेस्ट हाई अमाउंट में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसको हम लोग ग्लोबुलिन को डिटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। या दूसरी पार्ट, जैसे अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स भी है, तो आप जितना अमाउंट में खा रहे हो खाते रहोगे डाइट। इन्फेक्शन हुआ है तब भी, इन्फेक्शन हुआ मतलब लीवर सेल खराब हो गए, लीवर प्रॉपर वर्क करना बंद कर दिया, तो जो भी आप प्रोटीन खाए उस प्रोटीन का प्रॉपर अमाउंट में मेटाबॉलिज्म तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लीवर ही आपका गड़बड़ चल रहा है। तो इस कंडीशन में ये दोनों के दोनों भी ग्लोबुलिन जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, और डिसबैलेंस होकर के सीरम में इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि ये जो थाइमल टर्बिडिटी टेस्ट है, इट इज यूज फॉर द मेजरली इंडिकेशन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। ये 80 से 90% कंडीशन में जो है, 80 to 90% कंडीशन में इन द वायरल हेपेटाइटिस इट शोज द पॉजिटिव ग्रेड, और 10 से 20% जो है इट शोज द पॉजिटिव इन द जॉन्डिस। जॉन्डिस के कंडीशन में भी ये पॉजिटिव शो होता है ट्रिपल टेस्ट। जॉन्डिस के कंडीशन में क्यों? क्योंकि जॉन्डिस में बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, और बिलिरुबिन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? इस अल्बुमिन के साथ बाइंड करके होता है। तो ह्यूज अमाउंट में बिलिरुबिन फॉर्मेशन हुआ, तो बॉडी को, लिवर को ह्यूज अमाउंट में भेजना होगा ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब उस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी इंक्रीज हो जाएगा। होप सो इतनी सी बात समझ में आई होगी ग्लोबुलिन की स्टोरी आपको। नाउ वी कम ऑन टू द टेक्निक, कैसे करते हैं इसको। एक्चुअल में हमारे यहाँ भी इतने सारे एडवांस मशीन हो गए कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और टोटल प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए हमें विशेष तौर पे इस टेस्ट को यूज नहीं करना पड़ता है, परंतु थियोरेटिकल है तो हमें पढ़ रहे हैं, पहले यूज करते थे। अब यदि अगर टोटल प्रोटीन का एस्टिमेशन करना हो हमारे यहां, तो टोटल प्रोटीन एल्बुमिन एज वेल एज ग्लोबुलिन, इन तीनों का डिटर्मिनेशन काफी इजी वे में हम लोग बायोकेमिस्ट्री में कर पाते हैं, जो कि हमारे पास कमर्शियल रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं। टोटल प्रोटीन को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बाययूरेट मेथड। क्या बोलते हैं? बाययूरेट मेथड। और जो एल्बुमिन को डिटर्मिनेशन के लिए जो मेथड यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, उसे हम लोग बोलते हैं बीसीजी मेथड। क्या बोलते हैं? दिस वन इज बीसीजी, बीसीजी मेथड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रोमो क्रेसोल ग्रीन, ब्रोमो क्रेसोल ग्रीन मेथड। ठीक है। अब नो हमें ग्लोबुलिन को अगर डिटरमाइन करना होता है तो हम लोग टोटल प्रोटीन जितना आया हुआ रहता है उसमें से हम लोग अगर एल्बुमिन को माइनस कर देते हैं तो हमें ग्लोबुलिन फाइंड आउट हो जाता है। ये तो बेसिक सिंपल मेथड होता है। इसके अलावा भी यदि हमें एग्जैक्टली ग्लोबुलिन की ही डिटर्मिनेशन अगर करनी होती है तो हम लोग सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे हमें पता चल जाता है कि जो ये ग्लोबुलिन था, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, कितने बैंड में प्रेजेंट है, कौन कितना एबनॉर्मल प्रेजेंट है। तो इतने सारे हमारे पास एडवांस मेथड प्रेजेंट है, अवेलेबल है डिटरमाइन करने के लिए। अब हम लोग आते हैं थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट, टी ट्रिपल टी टेस्ट। थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट में एक्चुअल में ज्यादा आपको रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले आप जो हैं वो सैंपल लेंगे। सैंपल में आपको क्या लेनी है सर? सैंपल में आप सीरम लेंगे, सीरम लेंगे, स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन आपने सीरम ले लिया, ऑलराइट। अब दूसरा रिएजेंट में आपको क्या लेना है? रिएजेंट में जो है वो आपको बफर लेनी है। क्या लेनी है? बफर। लेकिन कैसा बफर? जो बफर का सुपर सैचुरेशन किया गया होगा थाइमोल के साथ। दिस बफर इज सुपर सैचुरेटेड विथ थाइमोल।
थाइमोल एक एसिड है, ठीक है। थाइमोल के साथ क्या किया हमने, इसको सुपर सेचुरेशन किया और बफर तैयार किया। अब आपको करना क्या है टेक्निक में, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में जो है आपको मिलानी है 1 वॉल्यूम सीरम प्लस 60 वॉल्यूम बफर। कौन सा बफर, यही सुपर सेचुरेटेड बफर जिसको आपने थाइमोल के साथ सुपर सेचुरेशन किया है। अब 1 वॉल्यूम और 60 वॉल्यूम यहाँ डायल्यूशन नहीं बनानी है, 1:60 का डायल्यूशन नहीं बनानी है, बस 1 और 60 वॉल्यूम लेनी है, दोनों को मिक्स करनी है। यहाँ बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट की भी जरूरत उतनी नहीं पड़ती है क्योंकि ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव है नहीं, ठीक है। आप सिंपली करेंगे, यदि 1 वॉल्यूम मतलब आप अगर यदि 100 माइक्रोलीटर अगर सीरम ले लिया है आपने, तो इसका 60 गुना आपको, मैंने पहले ही बोला डायल्यूशन नहीं बनाना, डायल्यूशन अलग तरीके से बनाते हैं, 1 और 59 फिर वहां होता है, वो हमने बनाने के लिए आपको सिखाया है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। 60 वॉल्यूम आपको क्या करना है, बफर लेनी है, तो 60 इंटू 100 माइक्रोलीटर आपको कर देनी है, इज इक्वल टू 6000 माइक्रोलीटर, यानी कि 6 ml जो है इसमें 6000 माइक्रोलीटर जो है इसमें आपको बफर डाल देनी है, ठीक है। बफर डालने के बाद इसको सेक कीजिए, सेक करने के बाद छोड़ दीजिए कुछ देर छोड़ने के बाद क्या होगा कि यदि सीरम में अल्बुमिन प्रेजेंट है ह्यूज अमाउंट में, तो अल्बुमिन जो है वो थाइमोल के साथ बाइंड कर लेगा और बाइंड करके टर्बिडिटी क्रिएट करेगा। क्या करेगा, टर्बिडिटी क्रिएट करेगा। यहां अगर आपको ह्यूज अमाउंट में टर्बिडिटी ऑब्जर्व होने लगा तो आप समझ लो कि उसमें अल्बुमिन ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट था। अब जिस अमाउंट में अल्बुमिन प्रेजेंट होगा उस ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको टर्बिडिटी ऑब्जर्व होगी। अगर बहुत ही ह्यूज अमाउंट में आपको एक्सेसिव अमाउंट में वायरल हेपेटाइटिस है तो एक्सेसिव अमाउंट में टर्बिडिटी, कम वायरल हेपेटाइटिस है तो कम अमाउंट में, यदि है ही नहीं वायरल हेपेटाइटिस, अल्बुमिन एक नॉर्मल अमाउंट में है तो इसमें टर्बिडिटी नहीं शो होगा। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द अल्बुमिन। जितना हाई अमाउंट में अल्बुमिन उतना हाई अमाउंट में टर्बिडिटी, जितना कम उतना कम टर्बिडिटी। सो दिस इज द बेसिक थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, 2-4 क्वेश्चन इससे कभी ऑरिजिनेट हो जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें याद रखना। होप सो आप समझने में कामयाब हुए होंगे, ठीक है। तो यदि इस टॉपिक से आपको कोई कंफ्यूजन रिमेनिंग भी रहता है तो आप यूट्यूब पर अगर एक क्लास देख रहे हैं तो आप इस क्लास को के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, आपको कमेंट के थ्रू क्वेरी क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।